कल हमने पढ़ लिया था बैटरी के बारे में कि बैटरी के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हो। तो हमने देख लिया था कि बैटरी आइडियल हो अगर तो उसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल आता है वो उसके ईएमएफ की इक्वल हो जाता है। और बैटरी अगर रियल हो तो फिर दो केसेस होते हैं। बैटरी अगर सोर्स की तरह काम कर रही है, सोर्स की तरह काम करने का मतलब हुआ अगर वो सर्किट में एनर्जी दे रही है, यानी कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है, तो फिर उसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल उसके ईएमएफ से कम आता है। और कितना आता है? ई माइनस आई आर। और हमने देखा था कि बैटरी अगर लोड की तरह काम कर रही है, यानी सर्किट में वो एनर्जी देने की जगह एब्जॉर्ब कर रही है, तो हमने देखा था कि उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो उसके ईएमएफ से ज्यादा आता है, यानी कि ई प्लस आई आर। तो बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन क्या है सर्किट के अंदर। हालांकि बैटरी का ईएमएफ हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। फिर हमने ये भी देख लिया था कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चल के जा रहे हैं और अगर हम एक रेजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा? ड्रॉप होगा। अगर आप माइनस वाली साइड से प्लस वाली साइड जाओगे तो पोटेंशियल में क्या होगा? गेन होगा। और रजिस्टर के लिए ड्रॉप या गेन किसके इक्वल होता है? आई आर के, जो कि क्या है? ओम्स लॉ। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पे आएगा वो हम आगे देखेंगे। आज जो स्टार्ट करना है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए उसमें एक कैपेसिटर लिया और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट करके देख लिया था। ठीक है ना, किस तरह से किया जाता है। अब मान लो कि आपके पास ढेर सारे कैपेसिटर्स हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड दो कॉम्बिनेशन होते हैं उनका फॉर्मूला याद रखना होगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, तो ये टर्म हमने पहले पढ़ी है किसके अंदर? जब हमने स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि स्प्रिंग्स में भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। वहां पे बताया गया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? एक चीज से जुड़ी हुई दूसरी चीज। ठीक है ना, सिमिलरली एक से जुड़ा हुआ दूसरा, दूसरे से जुड़ा हुआ तीसरा, उसे आप एक बोलते हो सीरीज। तो एक स्प्रिंग से जुड़ी हुई दूसरी स्प्रिंग होती थी तो हम कहते थे कि स्प्रिंग किसमें है? सीरीज में। सिमिलरली कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का सीरीज कब कहलाएगा? तो जब एक कैपेसिटर से कनेक्टेड दूसरा कैपेसिटर हो। इस तरह से मान लो कि हमने दो कैपेसिटर इस तरह से लिए हैं, C1 और C2। ठीक है, और उन्हें एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिया है, तो इस कॉम्बिनेशन को मैं कहता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, सिर्फ ये कहना कि एंड टू एंड कनेक्टेड है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये थोड़ा सा श्योर नहीं लग रहा है। तो इसके लिए एक कंडीशन बता दी जाती है कि उस कॉम्बिनेशन को आप सीरीज कॉम्बिनेशन बोलोगे व्हेन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। यानी जितने भी कैपेसिटर एक सीरीज में कनेक्टेड होंगे उन सभी पे चार्ज क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। कल हमने एक चीज और देखी थी बैटरी के बारे में, वो ये देखी थी कि बैटरी कभी भी चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकती। बैटरी क्या कर सकती है? सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। तो बैटरी करती क्या है? सर्किट के एक पॉइंट से चार्ज को उठाती है, उसे कुछ एनर्जी देती है और दूसरी साइड पे जाके छोड़ देती है। कैपेसिटर में हमने ये देखा था। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये पता हमें इससे लगा कि मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल है और इस प्लेट से बैटरी कोई चार्ज निकाल लेती है Q, तो इस प्लेट पे चार्ज आएगा -Q। वो चार्ज फ्लो होता हुआ ऑब्वियसली किस प्लेट को मिलेगा? इस प्लेट को। तो इस पे चार्ज आपको मिला कितना? +Q। क्योंकि ये +Q है तो इसकी ऑपोजिट वाली प्लेट पे चार्ज कितना इंड्यूस हो जाएगा? वो इंड्यूस होगा -Q। अब अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों प्लेट्स को, मैं इन्हें बाहर बना रहा हूं, ये जो बीच वाली प्लेट्स हैं, तो ये दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है और ठीक है, ये हवा में है, इनका कोई कनेक्शन है नहीं। चार्ज यहां से उछल के इसके ऊपर तो जा नहीं सकता। मैं इस कैपेसिटर की बात कर रहा हूं जो लेफ्ट में बनाया गया है। ठीक है ना, तो हमें पता लगा कि यहां से चार्ज +Q आके इसकी सरफेस पे तो आ चुका है, लेकिन अब ये चार्ज फ्लो करके इसके ऊपर तो जा नहीं सकता। तो वो क्या करेगा? वो अपनी सामने वाली प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज क्या कर लेता है? इंड्यूस कर लेता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है -Q। और क्योंकि ये प्लेट और ये प्लेट कनेक्टेड हैं तो इन प्लेट्स को हम बोल सकते हैं आइसोलेटेड प्लेट्स। और क्योंकि ये प्लेट्स आइसोलेटेड हैं तो इन पे चार्ज क्या रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए, क्योंकि इनका चार्ज कहीं जा नहीं सकता और इन पे चार्ज कहीं से आ नहीं सकता। तो अगर लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज -Q आ चुका है, इसका मतलब राइट वाली प्लेट पे क्या आएगा? +Q। तो अब आप देखो C1 कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? +Q।
C2 कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, प्लस Q, इसीलिए हम कहते हैं कि एक इसमें है सीरीज में। बेसिकली इस कैपेसिटर का चार्ज विड्रॉ होने की वजह से फाइनली इस कैपेसिटर पे चार्ज आ पाया, यही परिभाषा है सीरीज में होने की। ठीक है, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट बनाने का मतलब क्या है, तो वो हमें समझना है। किसी भी कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट बनाने का मतलब होता है कि आप इन दोनों रेजिस्टर्स को हटा के किसी एक रेजिस्टर से रिप्लेस करना चाहते हो। यानी कि मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को हटा के और इनकी जगह सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दूं, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए ताकि अभी भी बैटरी से जो चार्ज फ्लो कर रहा हो वो क्यू ही फ्लो कर रहा हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। आपने दो कैपेसिटर्स लिए थे और उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया था और उसे V वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगा दिया। तब हमने देखा कि पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज आ गया Q और Q। क्योंकि ये चार्ज सेम है तो हमें पता लग गया ये सीरीज में है। यानी कि इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को जब V वोल्ट के अक्रॉस लगाया गया तो सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q फ्लो हुआ। तो इक्विवेलेंट बनाने का मतलब ये हो जाता है कि इन दोनों कैपेसिटर्स को हटा के कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटर एक लगाया जाए ताकि अब भी सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो, Q चार्ज ही फ्लो। समझ आई बात? ठीक है, अब हम एक चीज जानते हैं कि जैसे हम रजिस्टर को क्रॉस करते हैं तो पोटेंशियल में ड्रॉप आता है। ठीक है, आप बैटरी को क्रॉस करते हो तो भी पोटेंशियल में चेंज आता है, ये हमने कल देखा था। तो सिमिलरली कैपेसिटर को क्रॉस करने पर भी पोटेंशियल में चेंज आना चाहिए। मैं इसको अगर ड्रॉ करूं, जो हमारा ऊपर वाला सर्किट था, ये दो कैपेसिटर्स हमें दिए हुए, ठीक है, और इस तरह से लगाई गई है बैटरी V वोल्ट की। थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं इसलिए ध्यान देना। ये आपका C2 है, ये आपका C1 है। पता लग चुका है ये पॉजिटिव प्लेट है क्योंकि इस पर प्लस Q चार्ज है, नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। यहां अगर मैं जीरो बोल देता हूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है। आप बैटरी क्रॉस करके इस जगह पे पहुंचोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। अब जैसे ही मैं कैपेसिटर को क्रॉस करूंगा, मैं मान लेता हूं कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आया है V1, ठीक है ना, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आया है V2। तो अगर मैं यहां से चल के यहां जाऊं तो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, देखो जरा। मैं इस पॉइंट से चल के, A पॉइंट से चल के B पॉइंट पे जा रहा हूं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि VA, जो कि क्या है बेसिकली V कैपेसिटर को क्रॉस किया माइनस वाली प्लेट यानी माइनस V1, फिर इस कैपेसिटर को क्रॉस किया माइनस V2, कहां पहुंच गए, जीरो। समझ आई बात? यहां से हमें इक्वेशन मिली कि V जो है वो इक्वल होना चाहिए V1 प्लस V2। ये तो मैंने यहाँ पे कर दिया, पर अब आप ऐसे नहीं करोगे। आप ये समझ लोगे कि जब भी आप 3, 4, 5 कितने भी कैपेसिटर लगाओगे, हर एक के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो ये जो नेट बैटरी का ईएमएफ है वही उन सब में डिवाइड होता है। यानी इसने अगर V1 पोटेंशियल लिया है अपने अक्रॉस, इसने V2 लिया है अपने अक्रॉस, मान लो तीसरा कैपेसिटर होता, उसने V3 लिया होता अपने अक्रॉस, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ये सब आया कहां से होता, बैटरी से ही आया होता। तो हमें इक्वेशन मिल गई कि V बराबर होना चाहिए V1 प्लस V2। अच्छा, मैं अपने इक्विवेलेंट वाले सर्किट को देखता हूं। यहां जीरो माने, यहां जीरो माने, यहां V, यहां V। समझ आ रही बात? तो फिर आप बता सकते हो कि इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना आया होगा। वो तो हमें पता है, इस सर्किट में Q ही फ्लो करना चाहिए। मैं लिख सकता हूँ Q बराबर CV, फॉर्मूला हमें पता है, Q इज इक्वल टू CV। और क्योंकि इस सर्किट में भी Q फ्लो कर रहा है तो Q को मैं लिख सकता हूँ C इक्वलेंट इंटू उसके क्रॉस डिफरेंस आपको दिख ही रहा है, इंटू V। समझ आई बात? ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्योंकि इस सर्किट में भी हमने बोला है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, Q चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इस कैपेसिटर पर भी चार्ज है Q, इस कैपेसिटर पर भी चार्ज है Q। यही तो परिभाषा भी है क्या होने की, सीरीज होने की। तो इस कैपेसिटर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसके लिए मैं लिख सकता हूं Q बराबर C1 V1, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। इसके लिए मैं Q क्या लिख सकता हूं, उसके लिए मैं Q लिख सकता हूं C2 V2, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C2 है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। बस अब इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। V की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के रख रहा हूँ, मैं रख देता हूँ Q बाय C इक्वलेंट, ये होना चाहिए। V1 की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ Q बाय C1, V2 की वैल्यू Q बाय C2, और यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाता है कॉम्बिनेशन का, 1 बाय C इक्वलेंट इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ठीक है ना, या C इक्वलेंट को क्या बोल सकते हैं, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर के लिए मान लो 3 होते हैं तो क्या हो जाता है, 1 प्लस C1 प्लस 1 प्लस C2 प्लस 1 प्लस C3। तो मुझे ये आइडिया है कि थोड़ा बहुत आप लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा,
9th 10th में, ठीक है। तो वहां पे जो फॉर्मूला पैरेलल के लिए आता था वैसा फॉर्मूला कैपेसिटर में किसके लिए आता है? सीरीज के लिए आता है। तो याद रखना है सीरीज में कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। समझ आ रही है बात? यहां से हम एक चीज और देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से, अगर मैं देखूं, क्योंकि हमें एक चीज पता चल चुकी है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर्स इज सेम, चार्ज ऑन कैपेसिटर्स इज सेम। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे यहां से सिंपली क्या मिल जाएगा? C1/C2 ये होना चाहिए V2/V1। यानी कि इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो इनके कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में आता है। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर्स इज इन इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। यानी कि अगर मुझसे कोई बोलता कि V1 की वैल्यू बताओ तो मैं क्या लिखता? V1 की वैल्यू हो जाती C2 अपॉन C1 प्लस C2, रेशियो प्रोपोर्शन बचपन में पढ़ा होगा, इनटू टोटल बैटरी का जो अवेलेबल है V। समझ आ रही है बात? हाँ, बिल्कुल जो आपने स्प्रिंग के लिए पढ़ा था वैसी सिचुएशन है, ठीक है। ये रहा डायग्राम। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है ना, कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो क्या हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2, और पोटेंशियल जो डिवाइड होगा वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद किसी को अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। मान लो कि हमारे पास एक कैपेसिटर ये है और एक ये है, ठीक, और ये दी गई है बैटरी, मैं ले लेता हूं 20 वोल्ट की। ये है 2 माइक्रोफैरेड और ये है आपका 4 माइक्रोफैरेड। पहला क्वेश्चन जो कोई पूछ सकता है वो पूछ सकता है सी इक्विवेलेंट। तो दो कैपेसिटर है तो सबसे आसान है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर 1/C इक्विवेलेंट इज 1/2 प्लस 1/4, ठीक है ना। यहां से हमें C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4/3, ठीक है ना। ये आपको मिल गया C इक्विवेलेंट। अब मैं निकाल लेता हूं Q, बैटरी से नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा। पहला पार्ट तो कोई पूछ सकता है आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दूसरा पार्ट कोई पूछ सकता है चार्ज थ्रू बैटरी। चार्ज थ्रू बैटरी का मतलब ये हुआ कि बैटरी ने कितना चार्ज सर्किट में फ्लो करवाया है। चार्ज थ्रू बैटरी हमें मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को हटा के आप कितना लगा दोगे? 4/3, ठीक है ना। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? C इक्विवेलेंट इंटू V, जो कि आपका 20 वोल्ट, ठीक है ना। ये कितना मिल गया आपको? 80/3 माइक्रो कूलम। तो इतना चार्ज पूरे सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा होगा। तीसरी चीज कोई क्या पूछ सकता है? तीसरी चीज कोई पूछ सकता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। कितना पोटेंशियल ड्रॉप आया होगा 2 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस? तो हमें एक चीज पता है, मैं मान लूं अगर इसके अक्रॉस V1 आया है, इसके अक्रॉस V2 आया है, तो V1/V2 ये इनवर्स रेशियो होना चाहिए कैपेसिटेंस का। तो V1/V2 ये होगा C2/C1, यानी कि 4/2, यानी 2:1 का रेशियो। तो V1 की वैल्यू क्या हो गई? V1 की वैल्यू हो गई 2/2 प्लस 1 इंटू बैटरी का टोटल अवेलेबल कितना है आपके पास? 20, यानी मिला 40/3 वोल्ट। क्या किसी को कोई डाउट है सीरीज कॉम्बिनेशन में? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता देता हूं। कैसे पता लगेगा कि कॉम्बिनेशन सीरीज है? एक कैपेसिटर से दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट होना चाहिए, और श्योर होने के लिए हम ये देख लेंगे कि सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज जो है वो क्या है? सेम है, ठीक है ना। दूसरी चीज, फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में, कैपेसिटेंस में आएगा, रेजिस्टेंस नहीं कैपेसिटेंस में आएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर इस तरह से दिया हो, आपको ये भी मैं बता दूं कि मान लो कि इस तरह से दिया है कि ये कैपेसिटर 4 ले लेता हूं मैं, मान लो 4, और उन्हें V वोल्ट से लगाया गया है। मान लो 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड। इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2, V3, V4। तो आप क्या लिख सकते हो? रेशियो क्या आ जाएगा? V1:V2 V3 V4। ये आपको मिलेगा 1/2 1/3 1/4 1/5। समझ आ रही बात? इस तरह से देख सकते हैं।
तो V1 को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, वो हो जाएगा, दिख रहा है आपको, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 इंटू V। ये सब मुझे सिखाना नहीं चाहिए, ये सब रेशियो प्रोपोर्शन है, मुझे तो यहीं पे खत्म कर देनी चाहिए बात बस, कि इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये सब आपको करना आना चाहिए। और दूसरा मेथड होता है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके फिर रेशियो से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सादा मैथ्स हो गई है बच्चों वाली, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गए। सिमिलरली दूसरा कॉम्बिनेशन जो हमें देखना है वो देख लेते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है सीरीज में, तो मैं आगे बढ़ूं, डाउट है तो अभी पूछ लो। फॉर्मूला याद रखना है मेनली, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे बोला जाता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है क्या होती है कंडीशन इसकी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। जैसे सीरीज में होने की कंडीशन है कि हर कैपेसिटर पे चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वैसे ही पैरेलल में होने की कंडीशन है कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है और दूसरा कैपेसिटर ये लगा हुआ है और इन्हें लगा दिया गया है एक बैटरी के अक्रॉस, V वोल्ट की मैं मान लेता हूं। ये कैपेसिटेंस हो गया आपका C2 और ये कैपेसिटेंस हो गया C1। इक्विवेलेंट बनाने का मतलब क्या हुआ, हमें पता है वही चीज। मान लो कि ये दोनों मिलके सर्किट में चार्ज फ्लो करवा रहे हैं Q, तो इक्विवेलेंट का मतलब है इन दोनों को हटा के एक कितना कैपेसिटर लगाया जाए ताकि अभी भी सर्किट में जो चार्ज फ्लो कर रहा हो वो फ्लो कर रहा हो कितना, Q। समझ आया। यहां पे अगर मैं 0 मान लेता हूं तो ये आपका 0 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, V। सिमिलरली यहां भी क्या आ गया आपके पास, V। तो इस सर्किट के लिए क्या लिख सकते हो आप, Q बराबर C इक्वलेंट इंटू V। इसमें शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इस कैपेसिटर के अक्रॉस V वोल्ट का अंतर है। सिमिलरली इसके लिए मैं अगर 0 यहाँ पे मानता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। यहाँ पे 0 है बैटरी क्रॉस की, यहाँ पे क्या मिला, V। यहाँ पे क्या मिला, V। अब अगर मैं पूछूं कि C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप साफ देख सकते हो, एक तरफ है 0 दूसरी तरफ है V, तो इसके अक्रॉस डिफरेंस है V। C2 के अक्रॉस कितना है, एक तरफ है 0 एक तरफ है V, C2 के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो ये दोनों किसके अंदर है, पैरेलल है, क्योंकि इनके स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और इनके फाइनल पॉइंट्स भी सेम। इस सर्किट में मान लो कि Q चार्ज फ्लो करके आया था, तो ऑब्वियसली यहाँ दो रास्ते हैं, तो चार्ज क्या होगा, डिवाइड होगा। मान लेता हूं इसमें चार्ज गया Q1 और इस पे चार्ज गया Q2। ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा प्लस Q1, यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ पे आएगा प्लस Q2, यहाँ पे आएगा माइनस Q2। Q1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 को मैं लिख सकता हूँ C1 इंटू V, क्योंकि C1 कैपेसिटेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। सिमिलरली Q2 को मैं लिख सकता हूँ C2 इंटू V। अब हमें एक चीज और पता है, जो चार्ज यहां से आया था वही तो दो हिस्सों में बटा था, यानी आप कह सकते हो Q ही इक्वल था Q1 प्लस Q2 के। इस इक्वेशन से Q की वैल्यू अगर रखें C इक्वलेंट इंटू V और यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू रखें C1V प्लस C2 इंटू V, तो यहाँ से हमें C इक्वलेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, C1 प्लस C2। यानी कि जो रेजिस्टेंस में सीरीज का इक्वलेंट का फॉर्मूला आता है वो कैपेसिटेंस में पैरेलल का फॉर्मूला आता है। समझ आ रही बात। साथ ही साथ अगर मैं तुमसे पूछूं कि Q1 बाई Q2 का रेशियो क्या होगा, तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके आप सिंपली बता सकते हो कि Q1 बाई Q2 की वैल्यू होगी C1 बाई C2, यानी चार्ज इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। चार्ज जो है कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। क्या किसी को कोई डाउट है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्या हो गए, किसे बोला जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स का पोटेंशियल और फाइनल पॉइंट्स का पोटेंशियल, बेसिकली कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है, तो उन कैपेसिटर्स को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला क्या आ गया, C इक्विवेलेंट हो गया C1 प्लस C2, तीन होते तो C1 प्लस C2 प्लस C3। और तीसरी चीज है कि चार्ज जो डिवाइड होता है सर्किट में वो इन दी रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस डिवाइड होता है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसको चार्ज ज्यादा मिलेगा, जिसका कम होगा उसको कम मिलेगा। कोई डाउट किसी को? नहीं? ठीक है, तो अब आ जाते हैं सवालों पे।
आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और आपको चार्ज भी बताना है हर एक कैपेसिटर पे। ए पार्ट आपको दिख रहा है, उसमें 4 कैपेसिटर्स हैं, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है और बताना है हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। करो जल्दी से। एक 2 माइक्रोफैरेड, 1 3 4। ये भगवान, ये 20 वोल्ट है। ये यहाँ पे दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और ये 4 माइक्रोफैरेड। बस इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है ना। यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिल गई 24 बाय, ये हो गया आपका 50, यानी कि 12/25 माइक्रोफैरेड। ये आ गया आपका सी इक्विवेलेंट। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। चार्ज बराबर सी इक्विवेलेंट इंटू बी, यानी 12/25 इंटू 20 वोल्ट लगाया गया यहाँ पे, कितना मिल जाएगा 48/5। ठीक है ना, यानी कि हाँ, कुणाल का आंसर सही है, 9.6 माइक्रो कूलम। तो हर एक कैपेसिटर को कितना मिला होगा, 9.6 माइक्रो कूलम। बहुत अच्छी बात है, काफी लोगों को आ गया था, सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई करना था। जल्दी से बी पार्ट ट्राई करो, इसमें पैरेलल दिया हुआ है, ऑब्वियसली ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो बी पार्ट में तो सी इक्विवेलेंट निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड दिया है, 1 माइक्रोफैरेड, 4 3 20। ठीक है ना। सी इक्विवेलेंट जनता बता सकती है बड़ी आसानी से, सिंपल है, पैरेलल में तो जोड़ना होता है, एडिशन करना है आपको। 2 3 7 10, 10 माइक्रोफैरेड सी इक्विवेलेंट आ गया। क्यू बराबर सी इक्विवेलेंट इंटू वी, कितना हो गया 200 माइक्रो कूलम। तो बैटरी से निकला है 200 माइक्रो कूलम, ये पैरेलल है, यानी कि चार्ज डिवाइड होगा। समझ आ रही है बात, जल्दी से बताओ, ऊपर से बताना शुरू करो, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा, इस पे कितना आएगा। 4 कैपेसिटर दिए हुए हैं, नंबरिंग कर देता हूँ मैं ताकि 1 2 3 4 आप कॉमा लगा के आंसर दे सकते हो। कुणाल ने दे भी दिया है, 4 2 6, 4 2 8 और 6। तो ये सब मिलके तो 200 हो नहीं पाएगा। शायद 40 20 कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, सबसे ऊपर वाले को मैं Q1 बोल देता हूँ, Q2 Q3 Q4। तो Q1 is to Q2 is to Q3 is to Q4 इक्वल होना चाहिए 1/2 is to 1 is to 1/4 is to 1/3, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, नहीं यहाँ पे तो इनवर्स नहीं होगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट होगा, क्योंकि ये तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, तो Q प्रोपोर्शनल टू C होता है, यानी Q1 is to Q2 is to Q3 is to Q4, इस सिंपली बस आपको मिल जाएगा 2 is to 1 is to 4 is to 3। ठीक है ना, तो Q1 बता सकते हो आप सिंपली, Q1 हो गया 2/2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 इंटू टोटल चार्ज जो कि आपका 200। ठीक है ना, तो नीचे तो 10 ही आने वाला है, ये मिल गया आपको 40 माइक्रो कूलम। सिमिलरली Q2 क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 1/10 इंटू 200, यानी कि 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, Q3 हम लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 4/10
इंटू 200 यानी कि 80 माइक्रोकूलम, और फाइनली Q4 हम लिख सकते हैं जो हो जाएगा 3/10 इंटू 200 यानी कि 60 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये 20 रहेगा, 40, 20, 80 और 60 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 200 नेट होना चाहिए, टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए। तो सिंपल है, बस कुछ चीजें याद रखनी है। सीरीज के अंदर वोल्टेज जो होगा वो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में जाएगा, और पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है क्योंकि, तो वो डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में जाता है। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए सी पार्ट और कर लो, सी पार्ट। तो पार्ट सी में एक सर्किट दिया हुआ है, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जो कि हम कर ही सकते हैं। आपको इक्विवेलेंट निकालना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट तो बड़ा इजीली आ गया होगा। ये देख सकते हो ये दोनों पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाता है, तो 1 + 1 हो गया 2, और उसके बाद 2 2 2 ये सीरीज में। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट हो गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी सी इक्विवेलेंट आपको मिला 2/3 माइक्रो फैरेड। तो चार्ज कितना निकला होगा, Q बराबर CV 2/3 इंटू 10 माइक्रोकूलम, यानी 20/3 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो सर्किट में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर यहाँ से 20/3 निकला है Q, तो इसको कितना मिल जाएगा, Q। आगे बढ़ेगा, दोनों इक्वल है, पैरेलल में कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होता है, तो यहाँ इक्वली डिवाइड होगा, तो इसको मिलेगा Q/2, इसको मिलेगा Q/2। फिर आगे बढ़ेगा, इसको फिर से कितना मिल जाएगा, Q। तो हमने सिंपली चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, डी पार्ट करो। डी पार्ट में एक और सर्किट दिया हुआ है, ये 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, एक, ये 2 माइक्रोफैरेड। सी इक्विवेलेंट बताना है और चार्ज थ्रू बैटरी बता दो। ठीक है, फाइनली सी इक्विवेलेंट को उल्टा करना जरूर ध्यान रखना, जिसने 3/4 आंसर दिया है वो उल्टा करो उसे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। आपको दिख रहा है ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हाफ माइक्रोफैरेड। अब ये हाफ माइक्रोफैरेड इन दोनों की जगह आ गया, तो ये 2 के साथ किस में हो गया है, पैरेलल में। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो ये सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना मिल गया आपको, 5/2 माइक्रोफैरेड। अब ये 5/2 माइक्रोफैरेड इन तीनों का इक्विवेलेंट था, वो 2 के साथ किस में है, सीरीज में। तो फाइनली आपका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2, यानी 2 × 5/2 अपॉन C1 + C2, 2 + 5/2। ठीक है ना,
कितना मिल गया आपको? 10/9। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हम। हाँ 5। 10/9 तो आ रहा है। कितना आएगा देखो एक बार सॉल्व करके। 1+1 कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। हाफ और 2 क्योंकि पैरेलल में, तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 और 2 सीरीज में, तो 2 इंटू 5/2 अपॉन 2 प्लस 5/2, 10/9। ठीक है ना? बिल्कुल सही है। तो ये आपको सी इक्विवेलेंट मिल गया है। याद रखना सबसे बड़ी गलती जो आप करोगे वो यही करोगे कि सीरीज में पैरेलल का फॉर्मूला, पैरेलल में सीरीज का फॉर्मूला। मुझसे भी हो जाता है कई बार। तो ये आ गया आपके पास सी इक्विवेलेंट। तो चार्ज जब पूछा जाए बैटरी से कितना निकल रहा होगा नेट चार्ज, तो क्यू बराबर सी इक्विवेलेंट इंटू वी आ जाएगा, जो कि क्या हो गया आपका सी इक्विवेलेंट। तो 10/9 है। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है पूरे सेटअप के अक्रॉस? तो उसके लिए मैं क्या करूँ, कहीं पे जीरो मान लूँ। यहाँ मान लिया जीरो, तो एक साइड पे तो जीरो आ गया। अब चल के देख लो, यहाँ जीरो था, यहाँ कितना होगा भाई 10। यहाँ 10 था, क्रॉस किया, नेगेटिव वाली साइड है, 5 से घटा दो, कितना बचा 5। फिर इस बैटरी को क्रॉस किया, पॉजिटिव वाली साइड आए, 5 से बढ़ा दो, कितना हो गया 10। यानी इफेक्टिवली यहाँ कितना डिफरेंस है 10 का। तो आंसर क्या है 100/9 माइक्रो कूलम। समझ आ रही है बात? ये हो गया आपका चार्ज थ्रू बैटरी। सिंपल सा है, सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है और सी इक्विवेलेंट इनटू वी। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल से सर्किट मैंने ले लिए थे जहां आपको सीरीज और पैरेलल बड़ी आसानी से दिख रहा था। तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब मेन चीज हम देख लेते हैं, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेनली, कैलकुलेटिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो अब तक हमें ये समझ आ गया है कि किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज बताने के लिए आपको एक तो उसका कैपेसिटेंस पता होना चाहिए और दूसरा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर हमें कैपेसिटेंस पता है और उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम क्या कह सकते हैं, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q बराबर C इंटू V। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन है, एक मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो आपको पीडीएफ में दिख ही रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा अलग डेटा ले लेता हूँ कुछ भी। ये मान लो 3 माइक्रो फेरेड है, ये मान लो 5 माइक्रो फेरेड है, ये आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है और ये मान लो कि 20 वोल्ट की बैटरी है। कोई बोले कि हर कैपेसिटर के ऊपर आप क्या बताओ, चार्ज बताओ। ठीक है, जिनको भी डाउट है मैं भी डाउट सॉल्व कर दूंगा। प्लीज अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो, अभी ये सुन लो। ठीक है, डाउट टाइप करने में टाइम मत वेस्ट करो, मैं भी पूछ लूंगा। आपको सीरीज का फॉर्मूला समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, पैरेलल का फॉर्मूला समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर नहीं भी समझ आए तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसी पे ध्यान दो सिर्फ। मान लो कि हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कुछ बैटरीज हैं और कुछ कैपेसिटर्स हैं। हमें बस एक चीज याद रखनी है, किसी भी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बताने के लिए आपको उसका कैपेसिटेंस पता होना चाहिए और उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। अब मान लो ये क्वेश्चन दिया है, तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी बैटरी में से कहाँ चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं चाहिए किसी पॉइंट का, आपको सिर्फ क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर हमें किसी भी चीज का डिफरेंस चाहिए, हाँ भाई, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमें किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं चाहिए, तो अच्छी बात यह है कि क्योंकि आपको सिर्फ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो आप रेफरेंस पॉइंट अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। यानी कि क्योंकि मुझे सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो मैं इस सर्किट में किसी भी पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल अज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो क्यों ना मैं यहां पर जीरो पोटेंशियल अज्यूम कर लूं। अगर मैंने यहां पे जीरो पोटेंशियल अज्यूम किया है तो आप देख सकते हो यहां पे पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ कंडक्टिंग वायर है। अब हम चलते हैं इस तरफ। अगर मैं इस तरफ चलूं, बैटरी को क्रॉस करके मैं प्लस वाली साइड आया हूं, यानी पोटेंशियल बढ़ना चाहिए जीरो से, और कितना पढ़ना चाहिए, 10 वोल्ट पढ़ना चाहिए। तो यहाँ का आया 10। यहाँ का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है तो सिमिलरली यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, 10 वोल्ट होगा।
सिमिलरली इस तरफ अगर क्रॉस करके जाएं तो क्रॉस करने पे बैटरी के मैं फिर से प्लस वाली साइड आया हूं तो पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, और कितने से बढ़ना चाहिए, 20 वोल्ट से। तो यहाँ का पोटेंशियल आया 20 और यहाँ का भी पोटेंशियल हमें मिल गया कितना, 20। अब आप इस कैपेसिटर के देखो, इसके एक तरफ पोटेंशियल है 10 और एक तरफ है 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट, यानी Q बराबर हो गया 30 माइक्रो कूलम, Q बराबर CV। इस कैपेसिटर के अक्रॉस देखा जाए तो पोटेंशियल है 20 वोल्ट, तो चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, Q बराबर CV 5 × 20 यानी कि 100 माइक्रो कूलम। तो यहां से हमने सीखा क्या है कि सर्किट में किसी भी पॉइंट पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, सिर्फ किसी एक पॉइंट पर, ऐसा नहीं है कि तुम मर्जी से 2-3 पॉइंट पे जीरो मान लो, सर्किट में किसी भी एक पॉइंट पर आप पोटेंशियल क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो, और फिर वहां से अलग अलग डायरेक्शंस में चल के उसके रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख कर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर हम उसके ऊपर चार्ज बता सकते हैं। ठीक है, अब बोलो जिन लोगों को डाउट था, क्या डाउट था, और जल्दी बोलना थोड़ा सा। जिन लोगों को डाउट है जल्दी से बोल दो, तब तक बाकी लोग फालतू मत बैठो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ट्राई करो। आपको चार्ज ऑन कैपेसिटर बताना है, हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। तो ये वाला क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, 3 कैपेसिटर्स हैं और 3 बैटरी, 2 2 1, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 5 वोल्ट। आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी 0 पोटेंशियल अज्यूम कर सकते हो। कोई आंसर नहीं दे रहा है, क्या हुआ। हाँ भाई, सुमित का है 10 माइक्रोकूलम। किस पे, 10 5, ठीक है, 10 5 10, 3 आंसर आए हैं अभी तक। सभी लोग एक साथ जो भी 3 आंसर आ रहे हैं लिख दो। 20 20 0 एक और आंसर आ चुका है। कहीं पर भी 0 अज्यूम करो और उसके हिसाब से बाकी पॉइंट्स का पोटेंशियल लिख दो। टेन 10 5, ओके, और फिर 20 20 0, 10 20 0, 10 5 10। तो फिर से हमारे पास वैरायटी है काफी ज्यादा। एक मैं कर देता हूँ ताकि अगला वाला सही हो सके। कहीं पर भी 0 मानना है, ठीक है। तो मैं क्लास में होता तो जरूर पूछता कहाँ पे मानूं, पर यहाँ मैं अपनी मर्जी से मानूंगा, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 0। अगर मैंने यहाँ 0 मान लिया तो ऑब्वियसली मैं इस रास्ते पे तो चल नहीं सकता, क्योंकि ये तो कैपेसिटर आ गया, मुझे पता ही नहीं उस तरफ क्या होगा। हाँ, बैटरी दिख रही है, इस तरफ चल लेता हूँ। प्लस वाली साइड आए 10 10, फिर प्लस वाली साइड 10 10। इस पॉइंट का नहीं पता था, तो इस रास्ते से चल लेता हूं मैं। अगर इस रास्ते से चलूंगा तो यहाँ का 10 है, बैटरी को क्रॉस करके मैं पहुंचा हूं नेगेटिव वाली साइड, यानी घट जाना चाहिए 5 से। 10 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा, 5। अब बस सिंपल सा है, इस 2 के क्रॉस डिफरेंस, यहाँ 5 है यहाँ 10 है, डिफरेंस कितना है 5 का, तो Q बराबर क्या हो गया, CV 10 माइक्रोकूलम। इसके अक्रॉस नीचे 0 है ऊपर 5 है, डिफरेंस कितना है 5 का, Q बराबर 1 × 5 यानी कि 5 माइक्रोकूलम।
इसमें कितना है तो आप देख सकते हो 5 और 10, फिर से 5 का डिफरेंस है, 2 इंटू 5 10 माइक्रोकूलम। तो आंसर आएगा आपका 10 10 5 वाला, जिन भी लोगों ने दिया। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ आया होगा। जल्दी सेकंड वाला करो। यहाँ दो ही कैपेसिटर्स हैं, ये तो और भी ज्यादा आसान वाला हो गया क्वेश्चन। टेन और 40 सभी का आंसर आ चुका है। यह है 2 माइक्रोफैरेड, यह है 4 माइक्रोफैरेड, ये दिया है 10 वोल्ट, यह है 5 वोल्ट और यह है 5 वोल्ट। तो फिर से अपनी मर्जी से 10 और 14 आया है किसी का, 40 आ रहा है सबका जनरली। तो ठीक है, अपनी मर्जी से कहीं पे भी जीरो मान लेता हूं मैं। ये मान लिया भाई मैंने जीरो, यहां जीरो माना, राइट साइड चलेंगे, नेगेटिव वाली साइड आए, घटना चाहिए, कितना घटना चाहिए, 5 घटना चाहिए। जीरो में से 5 घटा, क्या बचा भाई, -5। यहाँ का भी क्या हुआ भाई, -5। यहाँ जीरो है, बैटरी क्रॉस की, प्लस वाली साइड आए हैं, बढ़ना चाहिए कितने से, 5 से, जीरो से बढ़ के 5 5। इस वाली साइड, प्लस वाली साइड बढ़ना चाहिए कितने से, 10 से, यहाँ पे भी क्या आया, 10। अब इसके अक्रॉस अगर पूछा जाए तो Q बराबर C इंटू वी, 4 इंटू 5 और -5 का डिफरेंस कितना होता है, 10। कितना आ गया, 40 माइक्रोकूलम। इस 2 के लिए पूछा जाए, Q बराबर C इंटू वी, 2 इंटू डिफरेंस कितना है, 5 और 10 का, 5, 10 माइक्रोकूलम। तो 10 और 40। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। आगे प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चन। बताओ जल्दी से थर्ड का। किसी को कोई भी डाउट हो रहा है तो पूछ लेना, एकदम बेसिक है ये कैपेसिटर में। ये चीज तो मान के चलेंगे कि तुम्हें आनी ही चाहिए। बताओ हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा। जीरो जीरो 10 मोस्टली लोगों का आंसर आ रहा है। 2 और 4 के बीच में पोटेंशियल नहीं लिख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है समित, नहीं लिख पाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 10 10 10 अभिरूप का आंसर आया, 3 10। तो 2 आंसर मुझे दिख रहे हैं, 0 0 10 और 10 10 0 भी आ चुका है, 10 0 0 भी है। ठीक है, देख लेते हैं, कहीं पे भी जीरो मानना है, मैं ऑब्वियसली यहाँ मानूंगा। यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो है, तो यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, क्रॉस किया, प्लस वाली साइड आए हैं, 0 से 10 को अगर आप इंक्रीज करोगे यहाँ पे मिलेगा 10। 10 से फिर हम चल के इस तरफ जा रहे हैं, बैटरी को हमने क्रॉस किया है, नेगेटिव वाली साइड गए, डिक्रीज होना चाहिए, कितने से डिक्रीज होगा, 5 से डिक्रीज होगा। 10 माइनस 5 करोगे आप, यहाँ पे मिल जाएगा 5। यहाँ पे हमें 0 पता है, इस बैटरी को क्रॉस करके अगर मैं ऊपर जाऊं, प्लस वाली साइड में गया हूं, 5 से इंक्रीज होना चाहिए, 0 + 5 मिल जाएगा यहाँ पे 5। इस पे चार्ज आ चुका है, Q बराबर C
2 है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, यानी कि 10 माइक्रो कूलम। एक आंसर आ गया। बचे हमारे पास 2 कैपेसिटर्स। अब मुझे यहाँ पे पोटेंशियल नहीं पता, और मुझे पता चल भी नहीं सकता ऐसे डायरेक्टली देखकर। तो मैं जानता हूँ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। अच्छा, ये दोनों तो सीरीज में है ना भाई। अगर ये सीरीज में है तो इनको रिप्लेस करके आप एक कैपेसिटर बना सकते हो। तो इन पे चार्ज तो सेम ही आने वाला है अगर ये सीरीज में। ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस क्यू आएगा, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। क्योंकि इन पे सेम चार्ज आने वाला है तो मैं मान लेता हूँ इनका इक्विवेलेंट है सी इक्विवेलेंट। तो इन पे जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा क्यू बराबर सी इक्विवेलेंट इंटू इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। वो कितना है? 5 और 5 0। तो चार्ज क्या आ गया? 0। यानी इस पे भी चार्ज है 0, इस पे भी चार्ज है 0। तो आंसर होगा आपका 0 0 10। काफी लोगों का आ गया था, अच्छी बात है। जल्दी से फोर्थ पार्ट कर दो। जीरो वाला समझ नहीं आया किसी को, मैं फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं भाई। बात यह है कि आप इस 4 के अक्रॉस नहीं लिख सकते थे, इस 2 के अक्रॉस नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। अब इन दोनों को मैं एक ही कैपेसिटर से रिप्लेस तो कर ही सकता हूँ ना, क्योंकि ये सीरीज में है 2 और 4। तो इनको मैंने मान लिया सी इक्विवेलेंट इनका कैपेसिटेंस है। तो ऐसा सोच के देखो, इनकी इक्विवेलेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। इधर भी 5 पोटेंशियल है, इधर भी 5 पोटेंशियल है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो इनके इक्विवेलेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया होगा। अगर इनके इक्विवेलेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया तो इनके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आया होगा। ठीक है ना? आगे देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसका कैसे करेंगे? फिर से मैं कहीं पे 0 मान लूंगा। सभी लोगों ने ट्राई कर लिया, अगर तो मैं सॉल्व कर दूं। काफी ज्यादा लोगों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, और ट्राई कर लो जल्दी से। 0 10 45, यही 3 आंसर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है भाई, 0 मानना है। ऑब्वियसली मैं नीचे ही मानूंगा क्योंकि ज्यादातर पॉइंट्स पे 0 हो जाए। ये हो गया। बैटरी क्रॉस की, प्लस वाले को क्रॉस कर रहे हैं, चल के इधर जा रहे हैं, देख लो यहाँ 0 माना है, प्लस वाले को क्रॉस करके यहाँ गए, यहाँ कितना आया? 5। यहाँ 0 माना है, क्रॉस करके जाएंगे माइनस वाले को, घटना चाहिए 10 वोल्ट से, यहाँ क्या आ जाएगा भाई? -10। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ 0 है, इधर से भी चल के जा सकते हैं। इधर से चल के अगर जाएंगे माइनस वाली साइड, और घटना चाहिए -10। तो इसके अक्रॉस आपको मिल गया कितना है? इसके अक्रॉस है 0। क्यों? एक तरफ -10, दूसरी तरफ भी -10। इसके ऊपर चार्ज पूछा जाए तो 3 के एक तरफ तो -10 है, और एक तरफ क्या है भाई? 5। डिफरेंस कितना हो गया? 15। 5 और -10 के बीच का अंतर क्या होता है? 15। तो इस पे चार्ज जो होगा 3 इंटू 15 45 माइक्रोकूलम। इस पे पूछा जाए, ऊपर वाले पॉइंट पे -10, नीचे वाले पे 0, क्यू बराबर सी इंटू वी, 1 इंटू 10 10 माइक्रोकूलम। तो 0 10 और 45 हमारा आंसर होगा। मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट होगा। अच्छा, एक चीज मैं बोल नहीं रहा हूं पर आपको समझ आ जानी चाहिए, वो है कौन सी वाली प्लेट पॉजिटिव होगी और कौन सी वाली प्लेट नेगेटिव होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे इस कैपेसिटर के लिए पूछा जाए, ये तो खैर न्यूट्रल है, कोई पॉजिटिव नहीं है कोई नेगेटिव नहीं है इसके लिए, तो ठीक है। अगर मैं इस कैपेसिटर के लिए पूछूं, 3 वाले कैपेसिटर के लिए कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी प्लेट नेगेटिव है, तो क्या आप बता सकते हो? हाँ, आपको दिख रहा है ये वाली प्लेट 5 से कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट -10 से कनेक्टेड है। तो जो हायर पोटेंशियल पे होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो लोअर पोटेंशियल पे होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। सिमिलरली इस 1 के लिए बोला जाए तो जो हायर पोटेंशियल पे है, एक 0 पे है, एक -10 पे है, कौन सा हाई है? 0। तो नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव होगी। बेसिकली आपको याद रखना है कि ये अगर कैपेसिटर है, यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा? तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है ये लो पोटेंशियल है। इस पे चार्ज प्लस क्यू होगा, इस पे चार्ज माइनस क्यू होगा। सिमिलरली अगर कोई बोले कि ये आपका -3 वोल्ट है और ये आपका -6 वोल्ट है, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा? तो आप देख सकते हो -3 जो है
वो क्या है, हायर पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये प्लस होगा आपका, ये माइनस होगा, ठीक है ना। इस तरह से देख सकते हैं। और आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस में, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना बीच में। आगे 5th और 6th ट्राई करो जल्दी से। फिफ्थ और 6th क्वेश्चन। 15, 15, 10 एक आंसर आया। ठीक है, और कोई कहीं पे भी जीरो माने, सबका आंसर सेम ही आएगा, देख लेना। ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंस के साथ डील कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कर पा रहे हैं सभी लोग। हाँ भाई, तो यहाँ जीरो मान लेता हूं मैं, जीरो प्लस वाली साइड 10, जीरो माइनस वाली साइड -5, तो यहाँ पे भी -5। इसका डिफरेंस दिख रहा है, तो 2 इंटू 5 10 माइक्रोकूलम। इसका डिफरेंस दिख रहा है -5 और 10, यानी कि क्या हो गया 15, तो ये आ गया 15 माइक्रोकूलम। इसका डिफरेंस दिख रहा है, इसका डिफरेंस एक तरफ -5 एक तरफ 10, फिर से 15 का डिफरेंस 15 माइक्रोकूलम। सबका आ गया है मेरे हिसाब से। क्या आगे बढ़ जाना चाहिए? प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस हैं, मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, आप आराम से ट्राई कर लेना। ठीक है, ये देखो कमी नहीं है, 7, 8, 9 भी है, 10 भी है। ठीक है, आराम से ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़े या और एक ट्राई करना चाहते हो, बोलो जल्दी। जिसको भी लग रहा है कि और एक करना चाहिए वो लिख सकता है अभी एक और। ठीक है सर, कोई नहीं लिखता। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें ये समझ आ गया अभी तक कि पोटेंशियल डिफरेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। और प्लीज सभी लोग घर पे ट्राई जरूर कर लेना इन सभी को सॉल्व करके। हमें ये समझ आ गया कि आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है ना। और उससे आप क्या निकाल सकते हो, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे जो आता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ। तो दो किरचॉफ लॉ है हमारे पास, एक को बोला जाता है लूप लॉ या वोल्टेज लॉ, और दूसरे को बोला जाता है जंक्शन लॉ या करंट लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ। तो अगर आपको अभी तक पोटेंशियल ड्रॉप और गेन थोड़ा भी समझ आया है तो ये लॉ आपको समझ आ जाएगा। लॉ कहता क्या है वो समझने की कोशिश करो। तो इंग्लिश में बोला जाता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल गेन एंड लॉस इन अ क्लोज लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हुआ? एल्जेब्रिक सम हुआ प्लस और माइनस को इंक्लूड करना है जब भी आप पोटेंशियल लिखो। यानी कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सर्किट है, एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अगर हम किसी पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करें और रास्ते में पड़ने वाले सभी पोटेंशियल में गेन और लॉस को लिखते चलें, तो उन सभी को ऐड करने पर रिजल्टेंट पोटेंशियल चेंज 0 आएगा अगर हम उसी पॉइंट पर वापस आ जाएं तो। समझने की कोशिश करना। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो आपके पास एक सर्किट है, मैं ले लेता हूं एक कैपेसिटर ले लेता हूं, एक रेजिस्टर ले लेता हूं, एक बैटरी, और मान लो कि एक और कैपेसिटर है, इस तरह से। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करूं और सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल ड्रॉप और गेन लिखता चलूं और वापस ए पॉइंट पे आऊं, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा।
अब ये तो सीधी सी बात है, ए का पोटेंशियल डिफरेंस ए के साथ कितना आएगा, 0 आएगा। यही है बस किरचॉफ का लूप लॉ। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कैपेसिटर था, इसके ऊपर चार्ज है Q। ठीक है, और ये प्लेट है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। ये प्लस माइनस आर के लिए हो जाएगा, कल हम देख ही चुके हैं। मैं मान लिया इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है आई। बैटरी का ईएमएफ मैंने मान लिया ई। ये प्लस माइनस क्यू की सीरीज में है तो चार्ज तो सेम होगा क्यू। इसको बोल देता हूँ C1, इसको बोल देता हूँ C2। ठीक है, तो आपको तो लॉ याद रखना है, एल्जेब्रिक सम सभी का क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यानी मैं इस जगह से शुरू करता हूं मान लो। ठीक है, तो यहां से चलना स्टार्ट करो इस डायरेक्शन में। जैसे ही आप चल के कैपेसिटर को क्रॉस करते हो, आपको कौन सा मिला, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो पोटेंशियल में लॉस होना चाहिए। अच्छा, कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होता है Q बाय C। ठीक है, हाँ, तो मैं यहां से चलना स्टार्ट किया हूं, ए से स्टार्ट किया मैंने, और अब मैं बस इस डायरेक्शन में घूम रहा हूं, इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही कैपेसिटर क्रॉस किया, नेगेटिव वाला साइन है, यानी पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ है कितना, माइनस Q बाय C1। ठीक है, फिर मैंने रेजिस्टर क्रॉस किया, रेजिस्टेंस को क्रॉस करते ही फिर से साइन क्या आया, नेगेटिव, तो माइनस I इंटू आर। फिर मैंने बैटरी क्रॉस की, बैटरी को क्रॉस करके फिर से साइन कैसा आया, माइनस, तो माइनस E। फिर दूसरा कैपेसिटर क्रॉस किया, कितना आया, माइनस Q बाय C2। वापस कहां पहुंच गया, ए पे। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसे बोला जाता है किरचॉफ्स लूप लॉ। तो अगर किसी सर्किट में करंट अननोन है या चार्ज अननोन है, हालांकि दोनों नहीं सॉल्व करने होंगे हमें एक साथ, ये मैंने एक रैंडम डायग्राम बना दिया है। ऐसा सर्किट आपको कभी मिलेगा नहीं क्वेश्चंस में। या तो आपको कैपेसिटर मिलता है, ठीक है, या तो आपको रेजिस्टर मिलता है, और जब दोनों मिलते हैं तो उसे आरसी सर्किट बोला जाता है। वो हम काफी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी उस पर ध्यान मत दो। अभी बस मैं ये बताना चाह रहा था कि बीच में कुछ भी लगाओ, रजिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी, आपको बस क्या करना है, पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ है या गेन हुआ है, उसका एल्जेब्रिक समेशन इक्वल करके क्या करना है, 0। अगर आप जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए थे घूम के उसी पॉइंट पे आ जाते हो तो। समझ आई बात, ये इस तरह से। ठीक है, अब लूप किसे कंसीडर किया जाए, तो लूप आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। जैसे पीडीएफ में मैंने एक सर्किट बनाया है, मान लो कि इस तरह का कोई सर्किट होता ये, तो इसमें 2 लूप हैं। मैं इस पॉइंट से स्टार्ट होके ऐसे घूम के वापस यहीं पे आके इक्वल टू 0 कह सकता हूं। इस लूप के लिए मैं यहां से स्टार्ट होके वापस घूम के आके यहाँ पे 0 कह सकता हूं। या फिर इसी सर्किट में मैं यहां से स्टार्ट होके सारे पोटेंशियल ड्रॉप और गेन ऐसे घूमकर भी 0 कह सकता हूं। तो लूप का शेप से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इस लूप में लगा सकते हो, यहां से स्टार्ट हुए जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहे हो प्लस माइनस उस हिसाब से घूम फिर के यहाँ आओ, इक्वल टू 0 करो। या इस लूप में आप लगा सकते हो जरूरत के अनुसार, या इसको भी एक लूप कहा जा सकता है। भले ही बीच में भी और ऑब्जेक्ट्स लगी हुई हैं, पर आप चाहो तो ऐसे घूमते चलो, प्लस माइनस जो भी आपको मिलते जा रहा है, गेन या लॉस, सबको लिखते जाओ और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ। तो उसको भी आप इक्वल किसके कह सकते हो, 0 इक्वल कह सकते हो। जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैं खुद बता दूंगा। अभी एक एग्जांपल देखते हैं जिससे इसका यूज समझ आए। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल के लिए, मान लो 2 कैपेसिटर इस तरह से दिए हुए थे, एक बीच में बैटरी दी हुई है, एक ये दिया हुआ है, ठीक है, एक और बैटरी है, एक और बैटरी है, एक और कैपेसिटर है। ठीक है, 4 माइक्रोफैरेड, 5 वोल्ट, ध्यान से देख लेना प्लीज, 20 वोल्ट, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 10 वोल्ट और 2 माइक्रोफैरेड। अब मैं पूछूंगा चार्ज ऑन कैपेसिटर बताओ, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, जो जस्ट इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं, कि कहीं पे 0 मान लें और हर जगह का पोटेंशियल लिख दें, फिर हम फाइनली क्या बता देंगे, चार्ज बता देंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप कहीं पे 0 मानने की कोशिश करते हो। जैसे आपने मान लिया, मान लो यहाँ पे 0, तो मैं यहाँ का लिख पाऊंगा। अब ना तो आप इधर चल सकते हो क्योंकि कैपेसिटर है, ना आप इधर चल सकते हो क्योंकि कैपेसिटर है, तो बाकी जगह का आप पोटेंशियल बता ही नहीं पाए। ना आप इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो क्योंकि बीच में बैटरियां भी लगी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन उस मेथड से सॉल्व नहीं होगा जो जस्ट हमने इससे पहले किए। क्यों? क्योंकि वहां पे हम हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिख पा रहे थे, या फिर जिनके अक्रॉस नहीं लिख पा रहे थे उनको सीरीज में कंबाइन कर दे रहे थे या पैरेलल में कंबाइन कर देंगे। ठीक है ना, यहां पर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए जिसमें आप सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल ना लिख पाओ, बेसिकली आप किसी पॉइंट का पोटेंशियल ना लिख पाओ, पर आपको एक चीज साफ साफ दिख रही है कि ये पूरा एक लूप है। अगर ये पूरा एक लूप है तो इस सर्किट में जो भी चार्ज फ्लो होगा
मान लो कि क्यू चार्ज फ्लो होता है, तो इस कैपेसिटर पर भी चार्ज क्यू आएगा, इस पर भी क्यू आएगा, इस पर भी क्यू आएगा, इस पर भी क्यू आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही चार्ज तो पूरे सर्किट में घूम सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है आधे सर्किट में कुछ और चार्ज, यहाँ कुछ और चार्ज। तो एक चीज क्लियर हो गई कि पूरा एक लूप है और इसमें एक ही चार्ज जो है मूव कर रहा होगा। समझ आ रही है बात? तो वही हम बस मान लेते हैं। मैं मान लू किसी भी डायरेक्शन में, आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, मैं मान लूंगा कि इस सर्किट में कोई क्यू चार्ज घूम रहा है। अगर इस तरह से क्यू चार्ज घूम रहा है, डायरेक्शन भी आपकी मर्जी है चूज करना। ठीक है, मैं शायद तेज बोल रहा हूँ, वापस से धीमे धीमे बोल देता हूँ। मैंने क्या किया, ये सर्किट दिया है, सबसे पहले मेरे दिमाग में अप्रोच आई कि मैं हर जगह का पोटेंशियल लिख पाऊं। मैं नहीं लिख पाया, तो अगली अप्रोच यही आनी चाहिए कि किसी तरीके से मैं क्या लूप लॉ लगा सकता हूं। तो लूप लॉ के लिए हमें लूप तो साफ साफ दिख रहा है। हाँ, एक और अच्छी चीज है कि हर कैपेसिटर पे सेम चार्ज आ रहा है। क्यों आ रहा है सेम चार्ज? क्योंकि एक सर्किट में ये सभी सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब मैं अज्यूम करूंगा कि कोई चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है। इस चार्ज की डायरेक्शन आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने अज्यूम किया कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर चार्ज ऐसे घूम रहा है तो इस प्लेट पे पॉजिटिव क्यू आएगा, इस प्लेट पे नेगेटिव क्यू आएगा, फिर इस प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। बैटरी का तो साइन हमें पता ही होता है, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। फिर इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, फिर चलता हुआ इधर से आ रहा है, फिर इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जो कैपेसिटर की प्लेट आपको आपकी डायरेक्शन में पहले मिले उसको पॉजिटिव बोल दो, उसके सामने वाली क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, और इस तरह से ऑल्टरनेट लगा दिया जाता है। अब मैं लूप लॉ लगा दूंगा सिंपली इस सर्किट में। आप चाहो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हो, हालांकि मैं आपको बोलूंगा कि प्रैक्टिस डाल लो, जिस डायरेक्शन में आप चार्ज को घुमाते हो उसी डायरेक्शन में लूप लॉ भी लगा दो। तो मैं इस जगह से शुरू कर रहा हूं, इस तरह से घूमना। जैसे ही मैं इस कैपेसिटर को क्रॉस करूंगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा, नेगेटिव साइन पे आप पहुंचे हो, तो माइनस क्यू बाय सी। ठीक है ना, तो माइनस क्यू बाय कैपेसिटेंस आपको दिया गया है 2। फिर से क्रॉस किया तो माइनस क्यू बाय 3। फिर आपने बैटरी क्रॉस की, -10। फिर ये कैपेसिटेंस क्रॉस किया, माइनस क्यू बाय 2। फिर ये कैपेसिटेंस, माइनस क्यू बाय 4। बैटरी +5 क्योंकि प्लस वाली साइड गए। फिर बैटरी -20, वापस वहीं पहुंच गए, इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? यहां से हमें सीधे सीधे इसका आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने से। एक ही अननोन है, आपको पूरी इक्वेशन में दिख रहा है, सिर्फ क्या अननोन है, क्यू अननोन है। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये यूज है किसका, लूप लॉ का। किसी को कोई डाउट है, पूछो, अभी डाउट है तो बोलो, आराम से देख लो मैंने क्या किया है। डाउट है किसी को? नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ फिर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन ट्राई कर लो जल्दी से। जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बताना है चार्ज ऑन कैपेसिटर्स क्या होगा। 5 वोल्ट। चार्ज हमेशा सेम रहेगा क्या? मंटू जी का डाउट है। तुम्हें क्या लगता है चार्ज सेम रहेगा? बेटा ये एक लूप है, अगर यहां से क्यू फ्लो होना शुरू हुआ है तो आप लॉजिकली सोचो हर कैपेसिटर को चार्ज कितना मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि यहां से दूसरा रास्ता भी होता इस तरह से, तो फिर मैं नहीं बता पाता। तो फिर मैं यहाँ जाता हुआ कुछ Q1 मानता, और यहाँ जाता हुआ कुछ Q माइनस Q1 मानता, और फिर इसमें लूप लॉ लगाता, इसमें लूप लॉ लगाता। जितने अननोन होंगे उतनी बार लूप लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जनरली लेंदी ही होंगे। चार्ज तभी सेम हो सकता है जब जाने का रास्ता ही एक है चार्ज के पास, पूरे सर्किट में घूमना। ठीक है ना? हाँ, अगर आपका क्यू नेगेटिव आ जाए उसका मतलब क्या होता है, अगर आपका क्यू नेगेटिव आ जाए यानी आपने जो डायरेक्शन मानी थी उसकी उल्टी डायरेक्शन में सारा चार्ज घूम रहा होगा। ठीक है, तो मैं वही करूंगा, इस डायरेक्शन में मान लो क्यू घूमता हुआ मान लेता हूँ।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और इधर से ही लूप लगा देता हूँ। -5 माइनस क्यू बाई 2 +5 -20 माइनस क्यू बाई 2 माइनस क्यू बाय 1, ये हो जाना चाहिए 0। ठीक है ना, यहां से आपको क्या मिल गया, 20 बराबर हो जाएगा -2Q, और Q की वैल्यू आपको मिल जाएगी -10 माइक्रोकूलम। Q आया -10 माइक्रोकूलम, इसका मतलब क्या हुआ, Q आया -10 माइक्रोकूलम, यानी कि करंट चार्ज जो है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा होगा। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को? नहीं नहीं, बिल्कुल रिकैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। चार्ज नेगेटिव आने का सिंपली मतलब है कि आपके चार्ज की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। वो एक ही केस में होता था बेटा, फ्रिक्शन वाले केस में, उसके बाद ऐसा दुख और कहीं जीवन में नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आने का मतलब सिंपली हुआ है कि चार्ज की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, और आप लॉजिकली सोच के भी देखो ना इस सर्किट में, तो आपको फील आ जाएगी। देखो, ये वाली बैटरी चार्ज इधर से निकालना चाहेगी, तो कैसे घूमना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये 20 वोल्ट की बैटरी इधर निकालना चाहेगी, कैसे घूमना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये 5 वोल्ट वाली कैसे निकालेगी, ऐसे, ये घुमाना चाह रहा है क्लॉकवाइज। 5 वोल्ट की घुमाना चाहती है क्लॉकवाइज, और ये 25 वोल्ट के मिलके घुमाना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इफेक्टिवली घूमना भी कैसे चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो अज्यूम कर लो, उस हिसाब से कुछ आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। बेटा किसका वर्क डन, कोई डाउट पूछ रहा है, वर्क डन कैसे निकालते हैं, किसका वर्क डन? बोलो भाई। क्वेश्चन में जो पूछा है, अच्छा, वर्क डन बाय बैटरीज भी निकालने को मैं भूल गया वाली चीज। तो वर्क डन बाय बैटरी आप, ठीक है, वो अगली क्लास में देख लेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। किसी को समझ आ रहा है वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालते होंगे? हम पढ़ चुके हैं उसका फॉर्मूला। वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाता है, कितना चार्ज बैटरी से फ्लो कर रहा है इनटू उसका ईएमएफ। ठीक है ना, देख ही लो चलो, ताकि अगले क्वेश्चन में तुम लोग कर पाओ। प्लीज करने से पहले एक बार देख लो वर्क डन कैसे निकालेंगे बैटरीज का। तो जैसे ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है हमारे पास, ठीक है ना, चार्ज हमें मिल गया है -10 माइक्रोकूलम, यानी कि इस तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है -10, ठीक है ना, और इस तरफ फ्लो कर रहा है +10। ठीक है, तो चार्ज आपको मिल चुका है -10 माइक्रोकूलम, जो कि इस तरफ फ्लो कर रहा होगा। तो इस बैटरी में किधर जा रहा होगा चार्ज, अंदर, और कितना अंदर जा रहा है, -10 माइक्रोकूलम। तो इसका वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप लिख दो, वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता था सीधे सीधे। ठीक है, या मैं से नेक्स्ट शीट पे कर देता हूँ। ठीक है, इसके लिए देख लेते हैं 5 वाले के लिए, यहीं पे। तो वर्क डन बाय 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, चार्ज यहां से एंटर कर रहा है, और कितना एंटर कर रहा है, -10 माइक्रोकूलम। इसका वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट। तो वर्क डन ये कैसा बिहेव कर रहा है, सोर्स या लोड? तो ये लोड का बिहेव कर रहा है, इसके अंदर चार्ज क्या कर रहा है आपका, एंटर कर रहा है। ठीक है ना, या फिर आप ऐसा सोच लो, जब भी चार्ज एंटर होता हुआ दिखता है तो हम वर्क क्या कहेंगे, -Q इंटू ई। तो -Q आपको दिया हुआ है -10 माइक्रोकूलम, और इंटू ई आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो यहां से आएगा आपका 50 माइक्रो जूल, ये वर्क डन किया होगा इस बैटरी में। ठीक है, सिमिलरली अगर इसके लिए देखूं मैं, ये वाली बैटरी, चार्ज इधर से जाता हुआ है -10 माइक्रोकूलम 20 वोल्ट के लिए। सभी लोग देख लो एक बार ध्यान से, इसके नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज बाहर निकल रहा है, यानी यहां से घुसा होगा, तो फिर से पॉजिटिव से चार्ज अंदर घुस रहा है, तो वर्क डन वापस से फॉर्मूला होगा -QE। वर्क डन -Q को साइन के साथ रखना होगा, इंटू आपको 20 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहां से आपको मिल गया कितना, +200 माइक्रो जूल। समझ आ रहा है? सिमिलरली इस 5 वोल्ट के लिए देखा जाए, तो इसके इस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है चार्ज 10 माइक्रोकूलम। तो इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है -10 माइक्रोकूलम, वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। तो -10
इंटू 5 यानी -50 माइक्रो जूल। तो इफेक्टिवली ये समझ भी आ रहा है कि ये वाली बैटरी ने नेगेटिव वर्क किया, यानी ये लोड थी, ये सर्किट में सोर्स थी, और ये भी सर्किट में क्या थी, सोर्स। तो दो बैटरी सोर्स का काम कर रही थी और एक बैटरी लोड का काम कर रही थी। आप तो बस ये फॉर्मूला याद रखो कि जो भी चार्ज अगर पॉजिटिव वाली साइड से चार्ज बाहर निकलता हुआ दिख रहा है तो फिर वर्क डन को हम डिफाइन करते हैं Q इंटू ई, और साइन के साथ हम रखते हैं। अगर वर्क डन ग्रेटर देन 0 आया यानी कि सोर्स, अगर वर्क डन लेस देन 0 आया यानी कि लोड। ठीक है, उसने एनर्जी एब्सॉर्ब की होगी। अगर उल्टा जा रहा होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -QE। और Q को आपको कैसे रखना है, साइन के साथ रखना है। ठीक है ना। तो सभी लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करो। उसमें वर्क डन भी बता देना। दस वोल्ट दिया है, 20 वोल्ट दिया है, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 5 वोल्ट। तो हर एक कैपेसिटर पे हमें क्या बताना है, चार्ज बताना है, और दूसरी चीज आपको क्या बताना है, वर्क डन बाय बैटरीज। तो ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि इसमें दो लूप आपको लगाने पड़ेंगे, सेम चार्ज नहीं होगा हर एक पे। ठीक है, तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कि यहां से क्यू चार्ज निकला है इस वाली प्लेट से। देख लो, जिन लोगों को थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ध्यान से देख लो प्लीज। ठीक है, इस वाली प्लेट से क्यू चार्ज निकला है तो इस प्लेट पे चार्ज आया होगा नेगेटिव। ठीक है ना, ये इधर चला चला। अब इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट। तो मैं मान लेता हूं उसमें से Q1 तो इधर चला गया, तो मैंने माना इस प्लेट से चार्ज निकला है तो इस पे चार्ज आ गया होगा नेगेटिव, और मान लिया कि इस ब्रांच में चार्ज चला गया होगा कुछ Q1। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा Q माइनस Q1। ऑब्वियसली ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, यहाँ से फाइनली कितना चार्ज फ्लो करके आएगा, Q ही फ्लो करके आएगा, जिससे प्लेट फिर से पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे Q1 चार्ज फ्लो करके गया है तो ये प्लस, ये माइनस, बस इस पे चार्ज कितना है, Q1। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है, इस पे चार्ज कितना है, Q है, और इस पे है Q माइनस Q1। ये आपका बन चुका है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको लूप चूज करना है, तो कोई भी लूप चूज कर सकते हैं। पहले मैं इस छोटे वाले लूप में लगा देता हूँ L1। L1 के लिए मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। कैपेसिटर क्रॉस किया माइनस, तो माइनस Q बाय C आपको दिया हुआ है 2। ठीक है ना, 2 माइक्रोफैरेड। फिर हमने बैटरी क्रॉस की -10। अब मैं इसी लूप में इधर मुड़ जाऊंगा, फिर आया माइनस, तो माइनस Q माइनस Q1 बाय इसका कैपेसिटेंस दिया गया है 4, और घूम फिर के हम वहीं आ गए, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, सिमिलरली मैं किस में लगा सकता हूँ, दूसरे वाले लूप में लगा सकता हूँ, या इस पूरे बड़े एक लूप को कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से छोटे वाले में तो सभी लोग लगा लेंगे, मैं इसी में बड़ा लूप ले लेता हूँ L2। तो L2 मैंने किसे माना है, L2 माना है मैंने यहां से चलू मैं, और इस पूरे लूप में सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पे घूम के आ जाऊं, मैं बीच वाले को निग्लेक्ट कर। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो जरा, यहां से चलना शुरू किया, -Q/2, -10, यहां तक तो सेम ही था। फिर ये बैटरी क्रॉस की +20, फिर ये कैपेसिटर क्रॉस किया -Q1/3। ठीक है ना, और फिर ये बैटरी क्रॉस की माइनस साइन, -5, चल के वापस से यहीं आ गए। ये क्या हो जाना चाहिए, 0। देख लो, दो इक्वेशन है, दो अननोन है हमारे पास। ठीक है ना, पहली इक्वेशन में क्या मिल गया हमें, पहली इक्वेशन से मिल जाएगा Q/2 प्लस Q माइनस Q1
बाय 4, ये इक्वल क्या हो जाना चाहिए, -10। और दूसरी इक्वेशन से हमें मिल जाएगा q/2 प्लस q1/3, ये इक्वल क्या हो जाना चाहिए, 5। ठीक है ना। इसे सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, q और q1 की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, कोई पूछ रहा है दूसरा छोटा वाला लूप कैसे करेंगे, अगर कोई जानना चाहते हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसकी भी इक्वेशन। आप यहाँ से चलना स्टार्ट कर दो और यहीं से घूम के वापस आ जाओ, तो L3 में लिख सकता था, ये मैंने L2 माना है, ये मैं L3 बोल देता हूँ। तो L3 को मैं यहाँ से चलता तो देखो क्रॉस करके पॉजिटिव मिला है, तो प्लस Q माइनस Q1 बाई कैपेसिटेंस है 4, फिर बैटरी क्रॉस की +20, फिर ये कैपेसिटर क्रॉस किया तो -Q1/3, फिर घूम के बैटरी क्रॉस की -5, उसी पॉइंट पे आ गए इज इक्वल टू 0। हालांकि ये हमें बनाने की जरूरत नहीं थी, आप कोई भी दो इक्वेशन बनाओगे ताकि आपके दो अननोन सॉल्व हो जाए। यहाँ से मुझे Q और Q1 सिंपली मिल गया, तो मैं हर एक कैपेसिटर पे क्या बता सकता हूँ, चार्ज बता सकता हूँ। फिर सिंपली अगर वर्क डन बाय बैटरी पूछा जाए तो वर्क डन बाय 10 वोल्ट जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इसका वर्क डन अगर मैं बोलूँ तो देखो यहाँ पे एंटर कर रहा है चार्ज कितना, Q, तो इसके लिए वर्क डन मैं बोल दूंगा -Q × 10। समझ आ रहा है। अब जो भी चार्ज का साइन आया हो वो उसके साथ हमें यहाँ पे पुट करना है, पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आ सकता है। इस 20 के लिए हमने Q1 से बाहर निकलता हुआ माना है, तो इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। इस 20 वोल्ट के लिए मैं कह सकता था प्लस Q1 × 20। समझ आ रही बात। इस 5 के लिए अगर मैं बोलूँ तो इसमें Q1 घुसता हुआ है अंदर की तरफ, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय 5 वोल्ट को मैं क्या बोल दूंगा, वो हो जाएगा -Q1 × 5। क्या सबको समझ आ रहा है मैं लिख कैसे रहा हूँ, समझ आ रहा है क्या, कोई डाउट तो नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से चार्ज को कहीं पे भी घुमाना शुरू कर सकते हो, पहली चीज तो। फिर चार्ज को बस डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर ब्रांचेस आपको मिल जाए तो। फिर लूप किसी को भी कंसिडर किया जा सकता है अगर आप बस बाउंड्री बाउंड्री पे घूम के आ रहे हो तो। ये छोटा सा एक लूप है, ये छोटा सा एक लूप है, ये पूरा बड़ा सा एक लूप है, तो 3 इक्वेशन आ गई। हालांकि हमें चाहिए नहीं थी 3 इक्वेशन, इन्हीं भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें Q और Q1 मिल जाएगा। उसके बाद बस बैटरी के लिए आपको एक फंडा याद रखना है कि बस उसमें अगर घुस रहा है चार्ज तो वर्क डन नेगेटिव याद रखो, नेगेटिव Q × E। अब जो भी चार्ज का साइन हो उसके साथ यहाँ पे रख दो। अगर ये वर्क डन पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब बैटरी ने काम किया है, और बैटरी कैसा काम कर रही है, सोर्स। अगर यही वर्क डन नेगेटिव आ जाए यानी बैटरी ने लोड का काम किया है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब